तो आज तारीख है 22 जनवरी और 22 जनवरी के कारण से इंडिया के जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उनमें जैसी भी इतनी न्यूज़ है जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है वो सब हम कवर करेंगे। तो अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो एक तो अमर जवान ज्योति के बारे में न्यूज़ आई है, इसको हमें कवर करना है। और एक न्यूज़ आई है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आई है कि अब जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हुआ करेंगे उनमें लोग भी इन्वेस्ट कर सकेंगे, तो इसकी भी बात करेंगे हम। एक न्यूज़ आई है जो पाकिस्तान के 35 ऐसे यूट्यूब चैनल्स और जो ट्विटर अकाउंट्स वगैरह थे उनको बैन कर दिया गया है जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे थे। और एक न्यूज़ है जो स्टार्टअप के बारे में आई है कि इंडिया में 2021 में तकरीबन 24.1 बिलियन डॉलर के स्टार्टअप्स बढ़ गए हैं। और जस्ट बिकॉज ऑफ इसके लिए सबसे बड़ा जो हाथ निभाया है वो निभाया है एंजल इन्वेस्टर्स ने, क्योंकि हमारे देश में बैकबोन भी स्टार्टअप है और स्टार्टअप से ही हम जानते हैं कि स्टार्टअप बढ़ता है तो जो भी उनमें इन्वेस्ट करता है उनका पैसा भी बढ़ता है, सीधी सी बात है। तो एंजल इन्वेस्टर पिछले साल बहुत बढ़े हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह रही है कि उनको स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल गई और स्टार्टअप्स ज़्यादा हुए हैं। तो अगर पहली न्यूज़ की बात करें तो जो अमर जवान ज्योति के बारे में आई है कि इंडिया गेट पे जो अभी तक अमर जवान ज्योति होती थी उसको हटाया जा रहा है और एक वॉर मेमोरियल जो बनाया गया था बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा उसमें इसको मर्ज किया जा रहा है। बेसिकली जो बांग्लादेश की वॉर के बाद में बनाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा अमर जवान ज्योति, उसको बंद किया जा रहा है। और इसको लेके काफ़ी ज़्यादा फिर प्रोटेस्ट भी हो गया कि हाँ डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है जो वॉर जो वेटरन्स वगैरह रहे थे बांग्लादेश में उनका। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो वहाँ पे सारे के सारे जो जितने लोग मरे थे उनको अच्छे से ट्रिब्यूट नहीं मिल पाता था। और वॉर मेमोरियल में हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश वालों का भी नाम लिखा गया है और पहले जो पाकिस्तान के साथ में वॉर हुई थी उन लोगों का भी नाम लिखा गया है। तो उनको सही से 26,000 से ज़्यादा ऐसे सोल्जर्स हैं जो इन तीनों वॉर में, चाइना पाकिस्तान के साथ में और बांग्लादेश वाली जो वॉर थी इनमें मरे थे। और उन 26 के 26,000 का नाम लिखा हुआ है वॉर मेमोरियल में, तो वहाँ सही से ट्रिब्यूट दिया जा सकेगा, तो इसलिए वहाँ पे किया जा रहा है। और बाय द वे यहाँ पे जो अमर जवान ज्योति जहाँ से हट रही है वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का एक स्टैचू लगाया जा रहा है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है जो आम लोग भी अब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकेंगे, ऐसा कहा है हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनके द्वारा। अब ये हुआ क्या है, देखो सेबी के द्वारा अप्रूवल लिया जाएगा, एसईबीआई जो हम लोग जानते हैं शेयर मार्केट क्या स्टॉक होल्डर है, बेसिकली वही देखता है शेयर मार्केट के सारे रूल्स वगैरह। तो सेबी से अप्रूवल लेने के बाद में जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शेयर चला करेंगे तो उनके लिए निकाल दिए जाएंगे स्टेक्स कि हाँ ये प्रोजेक्ट है उसकी ये स्टेक्स हैं। और कोई भी एक आदमी 1 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकेगा मिनिमम। और मतलब हम देखते हैं एसेट मोनेटाइजेशन कर सकेगा बेसिकली। और अभी तक क्या होता है हम देखते हैं पेंशन फंड्स वाले, सैलरी वाले, ये लोग उसमें डाल सकते हैं लेकिन आम इंसान नहीं डाल सकता। अब कोई भी डाल सके ऐसी व्यवस्था की जा रही है। और इसका फायदा क्या रहेगा, फायदा ये रहेगा कि आम इंसान को एश्योर किया जाएगा सरकार के द्वारा कि कम से कम 7.5 से 8% तक का रिटर्न मिले उसे। तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी अगर हो जाता है तो। बस हाँ ये है कि 1 लाख रुपए का कैप जो लगा हुआ है अगर ये बढ़ जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हर इंसान जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सके। और सरकार के पास में भी सीधी सी बात है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा सरकार इंफ्रा का डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी कर पाएगी, मार्केट बोरोविंग मान लो एक तरीके से। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है, हम देखते हैं कि बांदीपुर और नागरहोल में जो हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनके बारे में। बेसिकली ये दोनों कर्नाटक में हैं और इनमें जो बाघ हैं उनकी जो काउंटिंग है वो सब की जाने वाली है दोबारा से। तो देखो हुआ क्या है, पहली बात तो काफ़ी बाघ ऐसे हैं जो वहाँ पे पिछले 1 साल में मर गए हैं, तो इस वजह से काउंटिंग की जा रही है। लेकिन न्यूज़ में ये जरूरी नहीं है, न्यूज़ में जरूरी ये है कि ये काउंटिंग कैसे होगी। तो ये होगी एम स्ट्रिप्स से, MSTRIPES, इसका फुल फॉर्म होता है कि मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन फॉर इकोलॉजिकल सिस्टम्स। बेसिकली एक कॉलर पे स्ट्रिप जैसी लगा दी जाती है, हर एक टाइगर को ट्रैंकुलाइजर लगाया जाएगा, बेहोश किया जाएगा और एक स्ट्रिप लगा दी जाएगी। और उस स्ट्रिप से पहली बात तो वो टाइगर कहाँ कहाँ जाता है और वो टाइगर कहाँ कहाँ से घूम रहा है कैसा क्या, और वो जहाँ जहाँ पे जाएगा तो पता पड़ जाएगा कि हाँ ये इस जगह पे गया, यहाँ पे 10 टाइगर और हैं। तो ऐसे ओवरऑल एक बार काउंटिंग फिर से की जाएगी कि हाँ कितने कितने टाइगर्स हैं जो अभी बचे हुए हैं। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है भाई है रूट ब्रिज को लेके। रूट ब्रिज हम लोग जानते हैं इनको लिविंग ब्रिज भी कहा जाता है क्योंकि जो पेड़ वगैरह होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, जिंदा पेड़, मतलब ऐसे नहीं कि पेड़ मर चुके हैं, जिंदा पेड़ हैं, उनकी पेड़ की जड़ों को जड़ों को या हम लोग कहते हैं जो लटें लटक रही होती हैं उनको एक स्पेसिफिक साइड में ट्राइब के द्वारा बढ़ा दिया जाता है। हम लोग देखते हैं मेघालय में ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। तो एक स्पेसिफिक साइड में बढ़ा दिया जाता है, उनको आपस में लपेट दिया जाता है। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं आपस में लपेट जाते हैं और रूट ब्रिज बन जाता है कि जड़ों से बना हुआ एक ब्रिज बन जाता है पूरा एक से दूसरी जगह जाने के लिए।
और वो लिविंग ब्रिज भी कहा जाता है इसी वजह से। तो अभी क्या कर रही है हमारी सरकार ने, यूनेस्को से बात की है, तो यूनेस्को रूट ब्रिज को भी टैग देने वाली है, मतलब ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज का टैग देने वाली है, जो मेघालय में रूट ब्रिज बने हुए हैं। और हम जानते हैं मेघालय को भी 50 साल होने वाले हुए बने हुए, तो कहा जा रहा है कि यूनेस्को से बात चल रही है कि उसी दिन ये टैग दिया जाए। अब देखते हैं क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है, वो आई है ग्लोबली जो काउंटर टेररिज्म कॉर्पोरेशन है उसको लेके इंडिया ने पहल की है इसकी पहली बार। देखो हुआ क्या, अभी हम देखते हैं टेक्सास में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें काफ़ी लोग मारे गए, फिर हम देखते हैं अबू धाबी में भी हमला हुआ था, वहाँ पे भी काफ़ी लोग मारे गए, पाकिस्तानी इंडियन भी मारे गए उसमें। तो फिर बाद में हाँ ये वाली बात भी है कि यूएई और फिर सऊदी अरेबिया ने आपस में मिलकर फिर यमन पे भी हमला कर दिया था, उन लोगों को भी कम से कम 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं वहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये जो टेररिज्म हो रहा है इसको लेके एक ग्लोबल ग्रुप होना चाहिए, जो ग्रुप आपस में मिलकर काम करे। और जैसे 2 कंट्रियां हैं, अभी क्या ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं कि जब यूएई वगैरह पे हमला होने वाला था तो सऊदी अरेबिया को इसकी पहले से जानकारी हो गई थी, बट जस्ट बिकॉज उन लोगों के बीच में कोई आपसी कॉर्पोरेशन उतना अच्छा नहीं है तो वो लोग वो न्यूज़ जल्दी से जल्दी नहीं पहुंचा पाए। तो इसलिए इंडिया के द्वारा ये पहल की गई है कि एक काउंटर टेररिज्म कॉर्पोरेशन बनाया जाए जिसमें ग्लोबली सारे देश जुड़े, जो कहीं पे भी अगर किसी भी प्रकार की न्यूज़ मिलती है कि हाँ यहाँ पे कुछ किसी प्रकार का टेररिस्ट अटैक हो सकता है या किसी प्रकार का रिबेलियन हो सकता है जिसकी जानकारी दूसरे देश को पहले से है, तो वो उसको आगाह कर सके आने वाले समय के लिए। तो दैट्स ऑल, बस हमें पता होना चाहिए कि काउंटर टेररिज्म कॉर्पोरेशन जो ग्लोबल है वो किसके द्वारा किया गया और क्या है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है इंडिया और ईरान के बायलैटरल ट्रेड को लेके बेसिकली। अब देखो ये बायलैटरल ट्रेड बेसिकली किस मामले में आई, एप्पल के मामले में आई है। होता क्या है, देखो इंडिया में उतने एप्पल्स नहीं होते जितने इंडिया में कंजप्शन किए जाते हैं। पिछले 10 साल में इंडिया में एप्पल का कंजप्शन कम से कम 5 गुने से ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस वजह से क्या कर रहे हैं ना, और बहुत से लोग होल्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं एप्पल्स को। हम देखते हैं क्योंकि हिमाचल, उत्तराखंड, इन्हीं एरिया में ज़्यादातर एप्पल पाए जाते हैं, होते भी यहीं हैं जम्मू कश्मीर में। तो ये लोग क्या करते हैं, होल्ड कर देते हैं एप्पल्स को, एप्पल को होल्ड कर देते हैं, मार्केट में आ नहीं पाते हो, धीरे धीरे करके निकालते हैं। फिर इसके लिए एंटी होल्डिंग जो हम लोग देखते हैं पॉलिसीज वगैरह लाई गई थी कि तुम रोक नहीं सकते, ये सब इसके बाद भी होता है। तो बेसिकली जितने होते हैं उसको भी रोका जाता है, और वैसे भी हम लोग पर्याप्त नहीं कर पाते कि हर इंसान मिल सके। आजकल क्या कर रहे हैं लोग करवा रहे हैं इंपोर्ट एप्पल्स का, कहाँ से, ईरान से करवा रहे हैं, और इसको क्या कर रहे हैं, इसको इंडिया में डंप करते जा रहे हैं, जिस वजह से इंडिया के जो इंडिजीनियस एप्पल्स हैं, जबकि सबसे हाई क्वालिटी के इंडिया के होते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक 60 रुपए का एप्पल मिल रहा है, 60 रुपए किलो, और दूसरा मिल रहा है ईरान का 40 रुपए किलो, वो सस्ता है और उसको डंप किया जा रहा है इंडियन मार्केट में, जिस वजह से इंडियन एप्पल्स जो हैं, इंडियन एप्पल्स जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए हमारी केंद्र सरकार ने कहा है, हमारी जो यूनियन फार्म मिनिस्ट्री है उससे, कि इन सब चीज़ों को देखा जाए, और उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ पे जितनी भी होर्डिंग हो रही है इनको भी रोका जाए, पहली बात तो। और दूसरा, ये जितनी भी होर्डिंग है, ओवरऑल होर्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे देश में होर्डिंग को रोकने के लिए एक रूल बनाया जाए, और जो ईरान से एप्पल आ रहे हैं उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए, वरना हमारा जो इंडिजीनियस मार्केट है एप्पल का वो खत्म हो जाएगा। तो बस हमें पता होना चाहिए कि न्यूज़ में क्या है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है यूएस और रशिया को लेके। अभी देखते हैं, देखो रशिया ने यूक्रेन के पास में सेनाएं लगा दी हैं। हम लोग जानते हैं कि यूक्रेन पर रशिया किसी भी समय हमला कर सकता है। नाटो है जो काफ़ी हद तक बैक कर रहा है यूक्रेन को, कि अगर हमला होगा तो हम लोग तुम्हारा साथ देंगे, नाटो के जितनी भी कंट्रीज हैं। और रशिया है, रशिया एनेक्स किसी भी समय कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन के भी जो बॉर्डर्स पर जो लोग रहते हैं बेसिकली वो भी रशियन आइडियोलॉजी की है, वो खुद चाहते हैं कि हम रशिया में मिल जाए, तो रशिया का घुसना और आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के आम लोग भी साथ देने को तैयार हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इस चीज़ को क्या रोका जा सकता है, वॉर जो होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन चुकी है आजकल, टेंशंस, तो हाँ रोका जा सकता है। इसी के लिए यूएस और रशिया में आपस में बात चल रही थी, क्योंकि यूएस बैक कर रहा है यूक्रेन को। तो यूएस और रशिया के बीच में अभी बात हुई यूक्रेन को लेकर। अब देखो वही कहा जाता है ना कि ऐसी मांगे कर दो कि अगला पूरा ही ना कर पाए, तो फिर वो बोलेगा क्या। अब देखो रशिया ने कुछ मांगे रखी हैं, जैसे बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन है, इन सबको नाटो में ना रखा जाए, ठीक है। उसके बाद में अगर जब नाटो से हम बात करेंगे शांति के लिए, तो 1997 से पहले जो मेंबर्स हुआ करते थे, केवल उन्हीं मेन मेंबर्स से बात करनी है और किसी देश से बात नहीं करें, वो मेन मेंबर्स ही आए, मतलब जब शांति संधि हो उस पर, ठीक है।
और यूक्रेन वगैरह से जो नाटो फोर्सेस वहां पे हैं उनको वापस ले लिया जाए, नाटो उसको बैक ना करे, तो फिर हम अपनी फोर्सेस हटाने को तैयार हैं। तो ये सीधी सी बात है। क्या भरोसा है कि नाटो फोर्सेस को वहां से हटा लिया जाए तो रशिया एनेक्स ना करेगा? तो ये भी एक सीन है। इन सब के चलते ही वहां पे एकदम अस्थिरता बनी हुई है, अगर बेसिकली कहा जाए तो। और होने तो कुछ नहीं वाला, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि हाँ, जैसे एक बार यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला पार्ट है वो रशिया ने पहले ले ही लिया था, हम लोग जानते हैं। तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि हाँ, यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हो जाएगी। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, हो सकता है शांति प्रस्ताव भी आ जाए। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो आई है म्यांमार को लेकर, कि जो ऑयल जायंट्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं म्यांमार में लगी हुई थी, उन लोगों ने वहां पे निकलना शुरू कर दिया। ऑयल जायंट्स ऑलमोस्ट वहां से निकल गए हैं। और अब अगर म्यांमार को किसी भी प्रकार की ऑयल की आवश्यकता भी होती है तो उन्हें पूरा इंपोर्ट ही करवाना पड़ेगा। अब हुआ क्या, इसका मेन मुद्दा क्या हुआ, मतलब और महंगा मिलेगा बेसिकली। ऑयल जायंट्स जब वहां पे थे, वो लोग जब इंपोर्ट करवाते थे तो वो फिर भी कंपेरेटिवली सस्ता दे देते थे, क्योंकि वो बहुत बड़े मात्रा में करवाते थे। ये करवाएंगे, ये डायरेक्ट करेंगे, बिचौलिए खत्म हो चुके वहां से बेसिकली। अब मिलिट्री जो रूल है, इसके चलते ये सब हुआ है। और अगर हम लोग भारत की बोले ना, भारत की पॉलिसी हमेशा से न्यूट्रल रही है म्यांमार को लेके। जब भी ऐसी ह्यूमन राइट्स के प्रपोजल्स वगैरह आते हैं म्यांमार को लेके, तो भारत उनमें वोट देने से ही हट जाता है, क्योंकि भारत वही है ना, भारत अगर वोट दे देता है तो म्यांमार के साथ में संबंध बिगड़ जाएंगे, और नहीं देता है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो इस वजह से भारत हट जाता है पीछे, कि हम ना पॉजिटिव बोले इसके, ना कुछ नेगेटिव बोले, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम चाहते हैं कि हमारा, देखो वैसे ही हमारे आसपास में टेंशन कम नहीं है, सीधी सी बात है। एक नई टेंशन हम क्यों लेना चाहेंगे जहाँ पे पहले से ही मिलिट्री राज चल रहा है, तो उनका कोई और भरोसा नहीं है। तो दैट्स वाई इंडिया ने अपनी न्यूट्रल जो है पॉलिसी रखी हुई है। हम देखते हैं जब म्यांमार के खिलाफ की बात आती है। लेकिन हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ, मतलब इस आर्टिकल में ये कहा गया कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, इंडिया को भी अपना स्टैंड लेने की जरूरत है। चाहे वहाँ के नॉर्मल लोगों की बात आती है तो भी वो चाहेंगे कि इंडिया जैसा बड़ा देश जो बगल में है और कहता है कि हमें ग्लोबल पावर बनना है, तो तुम्हें इंटरनेशनल इंस्टेंसेस पे स्टैंड लेना जरूरी हो जाता है। तो दैट्स ऑल। एक आर्टिकल आया यहाँ से, आज की न्यूज़ तो खत्म होती है, आर्टिकल शुरू होते हैं। तो एक आर्टिकल आया, एक ही आर्टिकल है जो अच्छा आया है, वो आया है कैडर्स के बारे में। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की थी, थोड़ा और डीप में बात करते हैं। देखो, जो IAS कैडर रूल 1954 है, उनमें केंद्र सरकार बदलाव लाने वाली है। केंद्र सरकार क्या, जो डिपार्टमेंट ऑफ हम देखते हैं हॉनर एंड ट्रेनिंग है, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसके द्वारा इसमें DOPT के द्वारा बेसिकली जो बदलाव है उनका प्रपोजल दिया गया है हमारे जो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री है उसको। उसने क्या किया है, इस प्रपोजल का ड्राफ्ट सारे के सारे जो अदर जो वो है एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर जो राज्य है, उन सबको भेज दिया है। अब यहाँ बात आती है कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि जो रूल नंबर 6 है उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। अब रूल नंबर 6 में बदलाव करने से क्या हो रहा है कि सेंटर को अगर जरूरत पड़ती है तो वो जो राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उनको बुला सकता है। पहली बात तो ये बदलाव है। दूसरा ये, मतलब IAS IPS को बेसिकली अगर सेंटर को जरूरत पड़ती है वो किसी भी समय बुला सकता है। दूसरा, बुला तो पहले भी सकता था, बट वहां पे राज्य के जो जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं बेसिकली मुख्यमंत्री, उनकी छूट के बाद ही बुला सकता था। अब जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये रूल लागू हो जाते हैं तो। एक है कि अगर सेंटर और राज्य के बीच में किसी भी प्रकार का IAS IPS को लेकर डिस्प्यूट आता है, तो सेंटर पे पावर रहेगी कि किसी भी सिग्निफिकेंट सिचुएशन में अंतिम फैसला वही लेगा। एक है कि जब भी बात आती है ना कि सेंटर डिसाइड करेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कहाँ रहेगा, उनके ट्रांसफर में कभी भी किसी राज्य से पूछा नहीं जाएगा कि कब हटाना है कब रखना है, जबकि राज्यों का एक बहुत बड़ा रोल रहता है IAS IPS के ट्रांसफर्स में भी, कि वो कहते हैं कि नहीं अभी नहीं हटाओ या हाँ हटा दो, ये सब सीन। अब और जो स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं उनमें कुछ जैसे स्पेसिफिक सिचुएशन है कि हाँ यहाँ पे कुछ हो गया, कुछ दंगे हो गए, कुछ राइट्स हो गए, तो वहां पे कितने एडमिनिस्ट्रेटर्स होने चाहिए। या इवन तो कोरोना मान लो, तो कोरोना में एडमिनिस्ट्रेटर्स कैसे काम करेंगे, मतलब कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेटर कैसे काम करेंगे, अपनी अपनी जो राज्य, अपने अपने जो जिले उनको मिले हुए हैं उनमें, उसका डिसाइड भी कौन करेगा, केंद्र करेगा। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन पे जितने भी पावर्स हैं वो केंद्र अपनी तरफ लेना चाहता है, सीधी सी बात है। क्योंकि और बेसिकली ये सब हो किस वजह से रहा है, वेस्ट बंगाल में जो हुआ, राजस्थान में जो हुआ, तेलंगाना में जो हुआ,
उस वजह से। अब इनमें क्या हुआ, बेसिकली सेंटर को चाहिए थे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग, उसने IAS IPS को बुलाया, वहां पे इन लोगों, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों ने भेजने से मना कर दिया कि नहीं, अभी हम नहीं भेज पाएंगे, अभी आप किसी और करो, बाद में भेजेंगे। और वेस्ट बंगाल में तो ये बहुत ज्यादा हो गया था, जब जॉइंट सेक्रेटरी को बुलाया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा बदला जा रहा था, तो ममता बनर्जी ने मना कर दिया था। तो उस समय चुनाव भी थे, पूरा चुनाव उन्हीं जॉइंट सेक्रेटरी ने करवाया, जिस वजह से केंद्र सरकार, वही है कि चुनाव भी फायदा लेने के लिए भी लोग करते हैं ये सब चीजें, तो वो भी हुआ। अब बात आती है कि इतना ज्यादा ये क्यों हो रहा है। देखो, एक समय था, 2014 की बात कर रहा हूं मैं, 2014 में केंद्र के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बेसिकली IAS IPS केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यों में। हाँ, वो बात अलग है कि राज्य उनको गवर्न करता है, लेकिन 69% हुआ करते थे 2014 में, जो आज घट के 30% रह गए हैं। मतलब काफी IAS IPS का जो रिटायरमेंट हुआ है, उनकी जगह नई नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। बहुत कम एडमिनिस्ट्रेटर्स ही ऐसे हैं जिनके हाथ में, मतलब ये मान लो एक एडमिनिस्ट्रेटर की ऑलमोस्ट डबल पावर आज के समय में बढ़ चुकी है। क्योंकि वही है ना कि जैसे मान लो एक IAS है, उसके अंतर्गत 2 डेप्यूटी IAS काम करते थे, आज एक ही काम कर रहा है, और वो जो नीचे वाला है उस पर डबल पावर आ गई, सीधी बात, ऊपर वाला है वो सीधे एक को ही देने लगा। ऐसी चीजें हो गई हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस आ रहे हैं। दूसरा, इसमें अगर जितना भी विवाद छिड़ा हुआ है, वो केवल 2 ही बातों को लेकर छिड़ा हुआ है। पहला, कि जब भी एडमिनिस्ट्रेटर जो भी होगा, उसका अंतिम फैसला केंद्र और राज्य के बीच में आएगा, तो केंद्र लेगी अंतिम फैसला। अब सोचो, कोई ऐसा काम है जो वो राज्य की तरफ गलत तरीके से कर रहा था, उसका अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसे, कोर्ट को होना चाहिए। कोर्ट को हो समझ में आता है, राज्य को हो समझ में आता है, क्योंकि राज्य के पास में वो डिटेलिंग है। केंद्र क्यों लेगा? अगर केंद्र लेगा तो एक बार सोचो, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी लीनिंग किसकी तरफ हो जाएगी, उसकी फेथ किसकी तरफ हो जाएगी? उसकी फेथ हो जाएगी केंद्र सरकार की तरफ। राज्य सरकारों को जो प्रायिकता देनी चाहिए वो प्रायिकता देना बंद कर देगा, और अपनी लीनिंग केंद्र सरकार की तरफ ही रखेगा हमेशा, क्योंकि उसे पता होगा कि अगर हमसे कोई गलती भी होती है तो उसका अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है। राज्य की पावर्स यहाँ पे खत्म होंगी, और ओवरऑल जो फेडरल सिस्टम इंडिया का है, जिसमें हम लोग एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एक डेमोक्रेटिक इंडिया की बात करते हैं, उसको यहाँ पे चोट पहुंचेगी। और ये सब ना हो, इसीलिए काफी राज्यों ने इसके अगेंस्ट में भी मेमोरेंडम लेके आए हैं। इवन दो बीजेपी शासित राज्य, जैसे कि हम लोग MP की बात करते हैं, वो तक इसके खिलाफ में मेमोरेंडम लेके आया है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये IAS कैडर के जितने भी लोग हैं, IAS या IPS कैडर के, इन लोगों के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, उनकी पावर से केंद्र सरकार की तरफ ज्यादा लीनिंग ना हो जाए। वरना वही है ना, राज्य में आज हर एक छोटा सा काम अगर होता है तो उसका हेड ऑलमोस्ट IAS IPS ही होता है, जब हम लोग जिलेवार बात करते हैं तो। और इवन दो अगर हम लोग सचिव वचिव की भी बात करें, फिर भी वहां पे IAS IPS कैडर के लोग ही होते हैं जो प्रमोशन होके आए हुए होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ही होते हैं। और अगर ऑलमोस्ट उनकी सारी पावर केंद्र सरकार को दे दी जाएंगी, तो वो राज्य सरकारों की सुनना ही बंद कर देंगे, जो कि राज्य सरकार को और ज्यादा पंगु बनाएगी एक तरीके से, और फेडरल सिस्टम को बिगाड़ेगी। तो दैट्स ऑल, इसमें तो यही था। और आज की अगर बात करें तो 22 जनवरी के करंट में यही था जो हमें किसी भी एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।